जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के संबंधित आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लास्ट के 7 क्लास में हमने संवैधानिक विकास से संबंधित सारे अधिनियमों को देखा, कंपनी के अधीन आए हुए अधिनियमों को देखा, क्राउन के अधीन आए हुए अधिनियमों को देखा। आज हम उन अधिनियमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। तो देखिए जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसको सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, जिससे जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत जो आपका वर्मा था यानी कि म्यांमार था, जिसको पहले वर्मा बोलते थे, वो भारत से आज़ाद हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1935 का अधिनियम। अब 1935 के अधिनियमों को अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एक बार लेक्चर सुन सकते हैं, या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हो लेक्चर से उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था उसका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी प्रश्न को पढ़िए तो उसमें नहीं है या नहीं है, यानी कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो प्रश्न को पढ़ने में ही होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा 1935 का सही अवयव नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि देश के लिए लिखित संविधान बनाया गया, इसका प्रावधान किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। तीसरा ऑप्शन है एक संघ की योजना पर विचार। और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों की समवाचित किया जाना, यानी कि नॉमिनेट किया जाना। अब हमने आपको 1935 के अधिनियम को विस्तार से बताया है कि इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रखी गई हैं। हमने इसमें आपको बताया है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि भी होगा, क्योंकि विधानमंडल की स्थापना हो चुकी थी। साथ में एक संघ की योजना पर भी विचार चल रहा था, जहाँ पर केंद्र के विषय या साथ में केंद्र के लिए द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। साथ में विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना भी था, यानी कि नॉमिनेट भी किए जा रहे थे। ऐसे में आपका जो सही आंसर होगा वो देश के लिए लिखित संविधान, यानी कि 1935 के अधिनियम में इस प्रावधान का या फिर बोले कि इस चीज़ के बारे में कि लिखित संविधान होगा भारत की, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। यह बात आगे क्रिप्स मिशन में रखी गई थी कि भारत के लिए एक लिखित संविधान होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग कि स्थायी अवयव नहीं है, तो वह होगा देश के लिए लिखित संविधान। अब देखिए 1935 में हमने आपको भारत शासन अधिनियम में कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी कि जहाँ 1935 के अधिनियम भारत के संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग 361 धाराएं और 10 अनुसूचियां रखी गई थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं। ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो हमने आपको बताया है कि सूचियों को या फिर शक्तियों को बांट दिया गया था संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गवर्नर जनरल को, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। अब इसका ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। तो यह भी आपको पता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां बांटी गई थी वह 1935 के अधिनियम में बांटी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य इन दोनों की शक्तियों को बांटा गया था, जहां संघ सूची के अंतर्गत यानी कि केंद्र की सूची के अंतर्गत लगभग 59 विषयों को, जो उस दौर पे था, राष्ट्र सूची के अंतर्गत लगभग 56 विषयों को और समवर्ती सूची के अंतर्गत लगभग 36 विषयों को रखा गया था। वर्तमान में 7वीं अनुसूची के तहत इनमें काफी परिवर्तन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत हमने बताया है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, इससे कई सारे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अधिनियम के तहत करता है। 1919 का अधिनियम,
1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम की एक प्रमुख धारा है धारा नंबर 87, जिसके तहत जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप के अनुसार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो निर्गत करता है वो प्रेरित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अब देखिए 1935 के अधिनियम को आप लोग को लगातार ध्यान में रखना है, इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आगे जो संविधान पढ़ना है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे प्रावधान लिए गए हैं और ऐसे इम्पोर्टेंट तो है ही है। अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना भी हुई थी और 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ हुई थी। तो यह इंपॉर्टेंट, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी कि पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो इसके ऑप्शन है आपका 1892 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में या फिर 1935 के अधिनियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यानी कि आपने देखा होगा कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर भी भारतीयों को शामिल किया गया था, हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा या फिर बोले कि विधानसभा विधान परिषद बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1919 का अधिनियम हो जाएगा, जिसके तहत इसमें जो मनोनीत सदस्य थे उनमें 60 में से 34 मनोनीत सदस्य थे और जो केंद्रीय विधानसभा थे उसमें लगभग 144 में से 104 निर्वाचित सदस्य थे। तो ये चीज़ जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं इनमें से, इनको आपको याद रखना है। तो यह था आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा दिया गया है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा दिया गया है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। अब ये 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम हमने आपको विस्तार से पढ़ाया कि इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान रखे गए थे। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो यह भी बिल्कुल सही है कि प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जहां आरक्षित विषय अनारक्षित विषय रखे गए थे। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो यह 1909 के अधिनियम में हुआ था। नेक्स्ट है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो यह भी सही है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर हो जाता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि केवल 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, यानी कि केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था हुई थी वह किस अधिनियम के तहत हुई थी। इसमें आपके ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह 1935 का अधिनियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए लगातार 1935 से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें रिपीटेडली हर बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस के लेवल पे आ ही जाता है। तो इन अधिनियमों को 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों को एकदम दिमाग में, वो कहते नहीं देसी लैंग्वेज में, चस्पा कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये सूची दी गई है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। इसको ध्यान से देखिएगा। सूची 1 की तरफ कहा गया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी नंबर में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी नंबर में कहा गया है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी नंबर में कहा गया है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 को देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नियामक अधिनियम 1773, पिट्स अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। अब आपको इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर आपने सारे अधिनियमों को ध्यान से सुना होगा, लेक्चर में ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसको बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का दूसरा नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी कि 1784 में, बी नंबर का हो जाएगा 1773 में, सी नंबर का हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 में, और डी नंबर का हो जाएगा 1833 में। तो यह आपका राइट आंसर होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टाइम आईएएस में और पीसीएस में भी पूछे गए हैं, जो आपके सूची 1 सूची
दो को मिलाने के लिए आ जाते हैं या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका पीसेस में आ भी चुका है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया था जब कंपनी के अधीन आए हुए अधिनियमों को हम पढ़ा रहे थे कि इस अधिनियम का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दिया गया है 1773, 1784, 1813, 1833। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हो जाएगा। यानी कि 1773 के अधिनियम के तहत जो भारत था उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। इसमें ऑप्शन दिया गया है 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में भारतीयों को बजट में बहस करने की शक्ति तो मिली थी लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। यानी कि इस वक्त उदारवादी नेता थे और उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन नेक्स्ट यानी कि 1909 के अधिनियम में उनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था। तो ये कुछ आए हुए प्रमुख एक्ट थे, प्रमुख अधिनियम थे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जो संविधान का विकास हुआ था, कैसे हुआ था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अंत तक और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट क्रिएट हो उसको तुरंत वीडियो सुन लीजिएगा या फिर आप जो भी आपके पास सोर्सेज हों पढ़ने के लिए उनसे पढ़ लीजिएगा ताकि जो भी डाउट हो वो तुरंत क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे हम भारत के संविधान का गठन कैसे होता है, संविधान बना कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जय हिंद।